मैं कीर्ति वर्मा आपका अपने YouTube चैनल जीके विद कीर्ति वर्मा पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, ऋग्वेदिक काल में जो लोग थे उनका आर्थिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था और राजनीतिक जीवन कैसा था। तो पहले हम इससे पहले का थोड़ा रिकैप ले लेते हैं। तो पिछली वीडियोज़ में हमने स्टार्ट किया था वैदिक काल। तो वैदिक काल शुरुआत हुई थी कब, 1500 ईसा पूर्व से, और समाप्ति कब हुई थी, 600 ईसा पूर्व पर। यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल हमारा रहा है। फिर हमने पढ़ा था कि वैदिक काल को हमने दो भागों में बांटा था, एक ऋग्वेदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल, और दूसरा था हमारा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेदिक काल को हमने स्टार्ट कर लिया था। ऋग्वेदिक काल की समय सीमा क्या रही थी हमारी, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। फिर हमने उसमें जो जो टर्म्स पढ़नी थी वो थे हमारे सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था और धार्मिक जीवन कैसा था। तो सामाजिक जीवन हमने पिछली वीडियो में किया था। सामाजिक जीवन में हमने क्या क्या पढ़ा था कि एक तो समाज में क्या थी, वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था थी कि लोगों के काम के आधार पर उन्हें वर्णों में विभाजित किया गया था। एक दूसरा उसमें क्या था कि समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक समाज था, यानी कि पैट्रियार्चल सोसाइटी थी, लेकिन महिलाओं को उचित सम्मान दिया जाता था। उन्हें जो धार्मिक और राजनीतिक सभाएं या समितियाँ उनमें भाग लेने की पूर्ण अनुमति थी। फिर आज की वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली टर्म हमारी आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन से हमारा मतलब क्या है, यानी कि उस समय पर जो लोग रहते थे उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, कौन कौन सी उनकी आर्थिक गतिविधियाँ थी, मतलब कि वे पैसा कमाने के लिए कौन कौन से काम करते थे, पशुपालन करते थे या खेती करते थे, व्यापार करते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें किस में पढ़नी है, आर्थिक जीवन में पढ़नी है। तो फिर है इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि भौतिकता से प्रेरित। जो ऋग्वेदिक कालीन नारी थे वो क्या थे, भौतिकता से प्रेरित थे। उन्हें भौतिक सुख चाहिए थे, यानी कि विलासिता की वस्तुओं की लालसा थी। तो इसलिए उनका आर्थिक जीवन कैसा था, भौतिकता से प्रेरित था। उसके बाद हमारा पशुओं का सर्वाधिक महत्व। जो ऋग्वेदिक काल है उसमें क्या हमारा पशुओं का सर्वाधिक महत्व था। कृषि को इतना महत्व नहीं दिया जाता था जितना कि पशुओं को दिया जाता था। पशुओं के आधार पर ही देखा जाता था कि कोई व्यक्ति कितना अमीर है और कितना गरीब है। तो पशुओं का महत्व अधिक था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संपत्ति की गणना मवेशियों के रूप में होती थी। जैसा कि मैंने पहले बताया, पशुओं का महत्व अधिक था। तो जो लोगों की संपत्ति है उसकी गणना मवेशियों के रूप में होती थी। ऐसा नहीं था कि जैसे कि आज के टाइम पर अगर हम किसी का इकोनॉमिक स्टेटस देखें तो हम देखते हैं कि उसका घर कैसा है, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने प्लाट हैं, और फिर उसकी कंपनी है, फैक्ट्री है। तो ये सब हमें इकोनॉमिक स्टेटस का पता लगाते हैं। लेकिन उस टाइम पे अगर हमें किसी का इकोनॉमिक स्टेटस देखना होता तो वो कैसे देखते थे कि उसके पास मवेशियों की संख्या कितनी है, यानी कि उसके पास पशुधन कितना है। तो संपत्ति की गणना मवेशियों के रूप में होती थी। नेक्स्ट हमारा कृषि का महत्व नगण्य था। जो कृषि कार्य था वो मतलब कि बिल्कुल ना के बराबर ही था। कृषि को एक निम्न काम समझा जाता था, इतना अच्छा काम नहीं माना जाता था ऋग्वेदिक काल में। और जो खेती की जाती थी उन फसलों में क्या थे, जौ तथा धान की कृषि की जाती थी। फिर है वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन। जो ऋग्वेदिक काल था उसमें पर वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। यानी कि जैसे कि आज हमें कोई वस्तु खरीदनी होती तो हम पहले उसको मुद्रा देते हैं, यानी कि पैसा देते हैं और फिर वो वस्तु खरीदते। लेकिन उस टाइम पे मुद्रा थी, सिक्के थे, जैसे कि निष्क और शतमान सिक्के थे, उनके अवशेष हमें मिले हैं। लेकिन फिर भी वस्तु विनिमय प्रणाली कहीं अधिक प्रचलित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली होती क्या है, पहले तो ये देखिए, वस्तु के बदले में वस्तु का आदान प्रदान। मान लीजिए आपके पास गेहूँ है और आपको कपड़ा चाहिए, तो आपको एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसको गेहूँ की आवश्यकता है, जो आपसे आपका गेहूँ ले सके और उसके बदले में आपको कपड़ा दे सके। तो ये क्या थी, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। तो इसका प्रचलन कब था, ऋग्वेदिक काल में था। इसके बाद है ऋग्वेद में निष्क व शतमान सिक्के का उल्लेख मिलता है। ये सिक्के हैं निष्क और शतमान। इन दोनों सिक्कों का उल्लेख हमें किस वेद से मिलता है, ऋग्वेद से मिलता है। फिर है ऋग्वेद में कुछ व्यवसायियों के नाम भी मिलते हैं। तो जैसे कि ये व्यवसायी हैं जिनके नाम दिए हुए, मतलब कि ऋग्वेदिक कालीन उनके नाम क्या थे और आज के टाइम पे हम उन्हें क्या बोलते हैं, क्या नाम उनके हैं। फर्स्ट हमारा तक्षण हम किसको बोलते थे, बढ़ई को। जो लकड़ी का काम करते हैं तो उन्हें उस टाइम पे क्या बोला जाता था, तक्षण।
फिर है बेकनाट। बेकनाट किसको बोला जाता था? सूदखोर को। सूदखोर को। सूदखोर कौन होता है? जो ब्याज इकट्ठा करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? महाजन बनिया जिसे हम बोले तो सूदखोर उन्हीं को बोला जाता है, तो बेकनाट बोला जाता था उस समय पर। फिर है स्वर्णकार, यानी कि सुनार, जो सोने का काम करे, ज्वेलरी जो बनाते हैं उन्हें क्या बोलते थे? ये स्वर्णकार। और आज के टाइम पर हम क्या बोलते हैं? सुनार। फिर है चर्मकार। चर्मकार को आज के टाइम पे हम बोलते हैं चमार, यानी कि जो चमड़े का काम करते थे। चमड़े का काम करने वालों को उस टाइम पे क्या बोला जाता था? चर्मकार। और आज के टाइम पर हम क्या बोलते हैं? चमार। फिर है वाय। वाय, तो वाय उस समय पर बोला जाता था ऋग्वेदिक काल में, और आज के टाइम पर हम वाय को क्या बोलते हैं? जुलाहा। जुलाहा। जुलाहा को ऋग्वेदिक काल में बोला जाता था वाय। फिर है पणी। पणी को आज के टाइम पर हम बोलते हैं व्यापारी, यानी कि जो लोग व्यापार करते हैं उनको उस समय पर क्या बोला जाता था? पणी बोला जाता था। तो ये हमारे ऋग्वेदिक कालीन व्यवसायी थे, जिनके आज के टाइम पर जो नाम वे दिए हैं और जो उस समय उन्हें जो बोला जाता था वो दिए हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक पवित्र नदी थी सरस्वती। जो ऋग्वेदिक कालीन सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी थी, और इसको नदीत्मा भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? नदीत्मा। फिर है सत्यमेव जयते मंडूकोपनिषद से तथा अस्तोमा सदगम्य ऋग्वेद से लिया गया है। जो सत्यमेव जयते है, ये हमारा मतलब कि लिखा हुआ होता है, जो अशोक के स्तंभ है उस पर भी लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो ये कहाँ से लिया गया है? मंडूको उपनिषद। कौन से उपनिषद से? मुंडको उपनिषद से। तथा अस्तोमा सदगम्य, ये जो संस्कृत वाक्य है अस्तोमा सदगम्य, ये कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। फिर गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। अगर हमसे कोई पूछे गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, या फिर गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। फिर है धार्मिक जीवन। ये हमारा आर्थिक जीवन था कि कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ उस समय पर लोग करते थे। अब हम पढ़ेंगे धार्मिक जीवन कैसा था, यानी कि लोगों के धर्म के प्रति विश्वास कैसा था, कैसे उनके रीति रिवाज थे, कैसी उनकी मान्यताएं थी, किन देवताओं में उनका विश्वास था। तो ये सब हम किस में पढ़ेंगे? अभी धार्मिक जीवन में पढ़ेंगे। तो धार्मिक जीवन में फर्स्ट पॉइंट है पितृसत्तात्मक समाज। उस समय की जो सोसाइटी थी वो कैसी थी? पैट्रियार्चल सोसाइटी थी, यानी कि जो देवता थे उन्हें अधिक महत्व दिया जाता था बजाय किनकी? देवियों के। तो कैसा समाज था? पितृसत्तात्मक समाज। अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करें तो उस समय समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक समाज था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंद्र, वरुण, सूर्य, मित्र, अग्नि आदि प्रमुख देवता थे। जो ऋग्वेदिक देवता हैं उनमें कौन कौन से प्रमुख देवता थे? इंद्र, वरुण, सूर्य, मित्र, अग्नि आदि, ये इनके प्रमुख देवता थे। इसके बाद है यज्ञ तथा बलि की प्रथा विद्यमान थी। यज्ञ करना या फिर हवन बोले जिसे हम, तथा बलि यानी कि देवी देवताओं को खुश करने के लिए किसी पशु को मार देना, तो वो बलि कहलाता था। तो ये प्रथाएं उस समय पर विद्यमान थी। और एक बात, यज्ञ कैसे थे? मंत्र विहीन थे, यानी कि यज्ञ जो होते थे उनमें मंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जादू टोना में विश्वास। जो ये लोग थे ये जादू टोना में विश्वास रखते थे। जो ऋग्वेदिक काल के लोग थे, जादू टोना या फिर प्रेतात्माओं, अंधविश्वासी लोग ये थे। और एक ये लोग ना किसी भी देवता की उपासना करते थे या फिर किसी भी मतलब कि भगवान की उपासना करते थे, किस लिए करते थे? ये नहीं था कि इनका भक्ति भाव था, ये करते थे सिर्फ भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए। भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए ये देवी देवताओं में विश्वास रखते थे। फिर हमारी राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था हो चुकी है, आर्थिक व्यवस्था हो चुकी है। अब हमारी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? तो राजनीतिक व्यवस्था को हम इनसे पढ़ेंगे। जैसे कि आज के टाइम पर अगर हम राजनीतिक व्यवस्था को देखें तो सबसे पहले गांव आता है। तो गांव का अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच होता है। फिर हमारा जैसे ब्लॉक आ गया, ब्लॉक से नगर निगम, नगर परिषद और खंड, ब्लॉक का ही होता है खंड तो। और फिर जैसे स्टेट आ गया, फिर हमारा ऊपर पूरी कंट्री आ गई। तो उसी तरह से ये होते हैं। तो राजनीतिक संरचना की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? परिवार। या राजनीतिक संरचना में सबसे छोटी इकाई परिवार है। जैसे कि आज के टाइम पे सबसे छोटी इकाई क्या है? गांव है। तो उसी टाइम पे सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार। और जो परिवार का मुखिया होता था उसे क्या बोलते हैं? कुलप। परिवार के मुखिया को क्या बोलते हैं? कुलप। फिर है परिवारों का समूह, यानी कि ये किसका समूह था?
मतलब कि ये तो सबसे छोटी इकाई। फिर है परिवार है, अभी कई परिवारों का समूह बन गया तो वो क्या बन गया, ग्राम। क्या बन गया, ग्राम। ग्राम यानी कि गाँव। तो परिवारों का समूह क्या हो गया, गाँव। और गाँव का जो अध्यक्ष होता था उसे क्या बोला जाता था, ग्रामणी। क्या बोला जाता था, ग्रामणी। फिर है ग्रामों का समूह, यानी कि कई सारे गाँव का समूह हो गया, तो फिर उसे क्या बोला गया, विश्व। क्या बोला गया, विश्व। और विश्व का उस समय पर क्या, मतलब कि जो इसका अध्यक्ष होता था उसे क्या बोला जाता था, विश्वपति। क्या बोला जाता था, विश्वपति। जैसे कि जिला पार्षद हो जाए उसी तरह से। तो ग्रामों का समूह विश्व और विश्व का अध्यक्ष विश्वपति। फिर है विश्वों का समूह, जब कई विश्व इकट्ठे हो जाए तो वो बन गए विश्वों का समूह। तो विश्वों का समूह क्या कहलाता था, जन। क्या वो कहलाता था, जन। और जन का अध्यक्ष कौन होता था, जनपति या राजा। यानी कि हमारी सबसे लास्ट टर्म और सबसे बड़ी टर्म है। विश्वों का समूह जन, और जन का जो अध्यक्ष होता था उसे हम बोलते थे जनपति या राजा, जैसे आज के टाइम पर प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। फिर ये इनकी राजनीतिक संरचना कुछ इस तरह की थी। फिर इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राजा पैतृक शासक नहीं था, सभा तथा समिति उसका चयन करती थी। राजा पैतृक शासक नहीं था, इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं था कि आज राजा है शासक किसी राज्य का, उसके बाद उसका बेटा हो, उसके बाद उसका बेटा हो, यानी कि वंशानुगत नहीं था राज्य। पैतृक शासक नहीं था, राजा को बदला जा सकता था। और राजा का चयन कौन करता था, सभा तथा समिति। और सभा समिति क्या होती थी, जो मतलब कि ये राज्य है इसके जो लोग होते थे जिनका प्रतिनिधित्व किया जाता था उन्हें क्या बोला जाता था, सभा तथा समिति, जो जनता का प्रतिनिधित्व करते थे। फिर है राजाधिकारियों को रत्नीन कहा जाता था। जो राजा के मंत्री होते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता था, रत्नीन। क्या बोला जाता था, रत्नीन। इनमें कौन कौन शामिल होता था, रथकार, पुरोहित, सेनानी, कर्मादिक आदि। रथकार, पुरोहित, सेनानी, कर्मादिक आदि, ये क्या होते थे, रत्नीन होते थे। रत्नीन यानी कि राजा के अधिकारी। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा, वैदिक कालीन न्यायाधीशों को पर्शनविनाक कहा जाता था। जो वैदिक कालीन न्यायाधीश थे या फिर ऋग्वेदिक कालीन जो न्यायाधीश थे उनको क्या बोला जाता था, पर्शनविनाक। क्या बोला जाता था, पर्शनविनाक बोला जाता था। फिर आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था। आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी, विदत। सबसे प्राचीन संस्था थी इनकी विदत। और इसको हम जनसभा भी बोल सकते हैं। सभा या समिति जो थी इनकी सबसे प्राचीन वो थी विदत, और इसको क्या बोला जा सकता है, जनसभा। नेक्स्ट है हमारा, जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर को शपथ कहा जाता था। जो गुप्तचर होते थे, डिटेक्टिव भी हम कह सकते हैं, जो जनता की गतिविधियों को देखते थे उन्हें क्या बोला जाता था, शपथ। क्या बोला जाता था, शपथ। फिर है बलि, एक प्रकार का कर था। इनके पास एक कर था जिसका नाम था बलि। तो बलि से हमें ये नहीं समझना कि पशु बलि से है, तो बलि एक प्रकार का क्या था, कर था। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है, ऋग्वेदिक काल के जो लोग थे उनका आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन और राजनीतिक व्यवस्था। सामाजिक जीवन हम पहले ही कर चुके हैं। तो आज ये जो हमारा टॉपिक था ऋग्वेदिक काल, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हमें स्टार्ट करना उत्तर वैदिक काल। तो उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में डिफरेंस क्या क्या था, उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे। और इसमें एक हमारा छोटा सा टॉपिक रहता है ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ और ऋग्वेदिक कालीन देवता, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।